दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम ऐसे विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि हाजिर हैं ऐसे टाइटल के साथ जो कि हमसे संबंधित है, दिनचर्या से या जीवन से या हमारे देश से संबंधित है। चाहे वो स्टूडेंट हो या आम नागरिक हो, जो जिम्मेदार नागरिक है इस देश का, वो हर एक व्यक्ति इस विषय से कनेक्टेड है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। टॉपिक है जनसंख्या नीति परिसीमन आयोग। क्या है, बच्चे दो ही अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या है, बड़ संघर्ष हो सकता है क्या भारत में, ऐसी स्थितियां क्या बन सकती हैं। और चंद्रबाबू नायडू के बयान क्या है, बयान के मायने क्या है, तो चंद्रबाबू नायडू कौन है पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू है जो कि आंध्र प्रदेश के आप मुख्यमंत्री है और बीजेपी के सहयोग से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। एक समय था, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होंगे वो भली भांति परिचित होंगे, सबसे बहुत बड़ी शख्सियत है राजनीति की। तीसरे फ्रंट के ये उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, एक समय जो बन रहा था पिछले 2024 के चुनाव में, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया, तो वो अलग बात है। वही चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका बयान सुर्खी बन गया। चूंकि वो उनका बयान सुर्खी बना तो ट्रेंड भी कर गया। ट्रेंड किया तो हमने सोचा चलिए इस पर एक सेशन ले लेते हैं। हमें जागरूक होना चाहिए, आंकड़े भी जानते हैं, हमें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर देश के हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो वो भी जरूरी है। सुर्खी कैसे बन गया, क्योंकि उन्होंने वो लोगों को मोटिवेट करते दिख रहे हैं। एक सभा चल रही है और अपना लोगों से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप दो या दो से बच्चे अधिक पैदा करो, क्योंकि मैं भविष्य में ऐसा कानून लाने वाला हूँ कि जो जिनके पास दो या दो से अधिक बच्चे होंगे वो ही चुनाव लड़ पाएंगे या वो ही उम्मीदवारी के योग्यता रखेंगे जिनके पास दो या दो से अधिक बच्चे होंगे। जहां सरकारें इतना प्रयास कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, कांग्रेस की रही हो, अन्यथा की स्थिति में बीजेपी की है, तमाम प्रयास किए हैं परिवार को सीमित करने के लिए। नसबंदी से लेके अवेयरनेस हो गया, तमाम योजना चला रखी है कि चूंकि जैसे भी हो एकदम जनसंख्या सीमित हो जाए, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है उसमें हमें और देशों से बहुत नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि हम निचले पायदान से शुरू होते हैं। जहां आंकड़ों की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 56%, करीब 56% लोग भारत में ऐसे हैं जो अपनी जरूरत की ऊर्जा, जो कैलोरी होती है, वो भी उपलब्ध नहीं उनको हो पाती, यानी उनको खाना पूरी तरह से पेट भर के नहीं मिल पाता है। और 24 करोड़ करीब ऐसे लोग हैं, अगर आंकड़ों की बात करें, कि जिनको भुखमरी के नीचे वो जी रहे हैं, जिनको खाने के लिए उपलब्धि नहीं है, भोजन ही उपलब्ध नहीं है, मतलब गरीबी रेखा से एकदम नीचे वो जी रहे हैं। ये स्थितियां भारत में बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कहना ये है। और क्योंकि हमने एक मुकाम और हासिल किया पिछले साल 2023 में, हमने चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले हम देश बने। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास मैन पावर है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हमारे पास मैन पावर है वो सही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है। अब चूंकि बर्थ संघर्ष की कहानी कहाँ से, दो या दो से बच्चे अच्छे हैं या नहीं, जनसंख्या नीति क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ये कहते हुए दिख रहे हैं, तो उनका बयान उस ऐसे समय में आना जहां दुनिया हमारे मीम्स बना रही है, मजाक उड़ा रही है कि देखो भारत की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये है। पाकिस्तान से भी नीचे हम पहुंच गए हैं, जो कि अपना लड़का है। बांग्लादेश हमसे ऊपर है, उनसे भी हम नीचे है, पड़ोसी देशियों से सबसे नीचे हम है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी हमारे पास है। इसमें कोई दो राय नहीं, मैन पावर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। समस्या ये है। तो क्या है चंद्रबाबू नायडू के इसके मायने, सरकार ने तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते फिर रहे हैं कि भैया बच्चे दो या दो से ज्यादा पैदा करो तभी चुनाव लड़ पाओगे, ऐसा कानून मैं लाने वाला हूँ। वो बन गया सुर्खी, वो कर गया ट्रेंड। ये बयान जैसे ही सुर्खी बना तो हमने सोचा चलो ठीक है, बातचीत करते हैं इसके बारे में। क्योंकि साथियों इतना बड़ा विषय है कि मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, विषय तो बहुत बड़ा है, हम उस विषय से कनेक्टेड भी किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड हैं। हम बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या हम शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, क्योंकि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में केवल ना देखें, बीच का भी एक
स्थिति होती है, उसको ग्रे कह सकते हैं, ग्रे में देखना प्रारंभ करें, उस प्रकार देखें जैसे चंद्रबाबू नायडू देखते हैं। नायडू का कहने का तात्पर्य ये है कि स्थितियां क्यों गंभीर है। इस समय की अगर बात करें कि भारत में एक ऐसा देश है भारत, जहां दो भारत निवास करते हैं। कैसे करते हैं दो भारत निवास? एक भारत वहां निवास करता है जहां लोग 10 हैं और कमरा केवल एक है, सोने के लिए उन्हें जगह नहीं है। एक भारत वहां निवास करता है जहां लोग एक हैं, उसके पास साधन सैकड़ों हैं, उनको उपयोग करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से गरीब और अमीर का जो संघर्ष है, वर्ग संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्थितियां क्यों बनी हुई हैं। जब एक भारत में दो भारत निवास करेंगे, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब और अमीर की बात कर रहा हूँ कि जब एक ही भारत में दो तरह के भारत निवास करते हैं, एक जहाँ 20 फीट का कमरा भी नहीं है 10 लोगों के लिए, एक स्थिति वो है कि वो अच्छे से सो भी पाए, और एक स्थिति वो है जहाँ व्यक्ति एक है लेकिन उसके पास इतने साधन है कि उनका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। ये स्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि भारत में जनसंख्या नीति के बारे में तमाम चीजें, पहले आंकड़े हम इससे पहले सेशन ले चुके हैं और हमने ये भी कहा था, अपने भारत में जैन जो समुदाय है वो सबसे समृद्ध माना जाता है। जैन समुदाय अगर समृद्ध माना जाता है, और इसके अलावा एक जाति है राजस्थान की, वो महेश्वरी जाति है। उन्होंने 2019 में ही अपना क्लियर कट कर दिया था। जैनों ने कहा कि हम भैया बच्चे अब दो नहीं अच्छे, बच्चे हमें तीन अच्छे लगते हैं, हम 3 बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने अपने समुदाय में ये चीज को मेंशन किया सब्सिडी के रूप में कि हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि हमारे पास धन तो है लेकिन उस धन का उपयोग करने के लिए बारिश ही नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हमने चीजें देखी हैं कि लोग धन कमाने के चक्कर में धन तो कमा लिए, बड़े हो गए, लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। परिवार से अलग होगा, अब उस धन का उपयोग कौन करेगा? समस्या ये है। समस्या यहाँ भी है कि क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कुछ तथ्य मैं देने जा रहा हूँ जो आपके माइंड मेकअप में आपको बहुत काम आने वाली, क्योंकि आपकी राय आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के समाज के लिए बहुत मायने रखता है। स्थितियां मैंने बताई है कि दो भारत निवास करते हैं, एक ही भारत में दो भारत निवास करते हैं, एक अमीर एक गरीब। दो स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां वर्ग संघर्ष की कहानी शुरू होती है। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, अभी शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वो वर्ग संघर्ष ही था। हम चुनाव में देखते हैं, रैलियों में देखते हैं, आरक्षण की बात होती है, धर्म की बात होती है, लेकिन आफ्टर ऑल उसका निष्कर्ष वर्ग संघर्ष पे आके ही टिकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंततः वर्ग संघर्ष ही उसका एक विकल्प बचता है। वो वर्ग संघर्ष जहां होता है तो जो मेजोरिटी में होते हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। यही स्थितियां किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। हमने बांग्लादेश में भी इसको देखा है। इसके अलावा हम बात करें कि चूंकि दो देश निवास करते हैं, एक सरकार को कहना पड़ रहा है कि बच्चे सीमित रखो, एक मुख्यमंत्री कहता है राज्य का कि बच्चे बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। तो आफ्टर ऑल समस्या ये है कि सरकार नीति बनाए तो किस पर बनाए, जनसंख्या कम करने पे बनाए या ज्यादा करने पे बनाए? समस्या कहाँ है? जैसे भारत के कुछ राज्य हैं, क्योंकि परसीमन की बात आई है तो परसीमन का इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि हमने देखा है कि हमारे देश में लोकतंत्र बहुत गर्व से हम कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि अफसरों की संख्या गिन लो। क्योंकि जब परिसीमन होने वाला है जनसंख्या, क्योंकि जनगणना चालू होने वाली है, कभी भी हो सकती है। जब जनगणना चालू होगी तो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा 2026 तक। परिसीमन आयोग आपने पढ़ा ही होगा संविधान में। वही परिसीमन आयोग 2026 तक स्थगित था कि 2026 तक सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन 2029 का आम चुनाव होगा तो उसमें परिसीमन होगा ही होगा, या इससे पहले किसी राज्य का चुनाव होगा 2026 के जनगणना अगर हो जाती 2026 के बाद, अगर किसी भी राज्य का चुनाव होता है जो कि विधानसभा का या राज्यसभा का, जो केंद्र का हो गया, तो उसमें परिसीमन होता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या मतलब ये जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसका उतना प्रतिनिधित्व होगा।
अब समस्या यह चंद्रबाबू नायडू जी क्यों कह रहे हैं, उनको यही समस्या है सबसे ज्यादा। वो कहते हैं, उनका मानना मानना ये है, इससे पहले भी एक और महानुभाव थे स्टालिन, जो वो भी दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी इस प्रकार से बयान दिए थे कि हमें लगता है हमें पिछली जो हमारी चली आई है परंपरा के 16 बच्चे होना चाहिए, हमें उस पर लौटना पड़ेगा। क्योंकि समस्या कहाँ हो रही है, समस्या ये हो रही है कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब ये इनका कहना ये है कि अगर हमने परिसीमन देखा तो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, उसमें कोई आर्थिक आधार नहीं है, जो कि भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक आधार होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट है। अगर इसको थोड़ा गहराई से अगर हम सोचेंगे तो ये बताइए मुझे, जैसे दक्षिण भारत के राज्य केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये संपन्न राज्य है। इन्होंने अपनी जनसंख्या सीमित कर ली है। इनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.6 का औसत है। जबकि अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो इनका फर्टिलिटी रेट 3 के करीब है, जिसमें बीमारू राज्य कहा जाता है, जिनमें बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये बीमारू राज्य कहे जाते हैं, ये गरीब राज्य कहे जाते हैं। तो इनका फर्टिलिटी रेट जो है, जन्म दर है जो प्रति और औरत जो जन्म दर है, बच्चे पैदा करने की वो क्षमता है, वो तीन के आसपास है। ये 3 बच्चों को आज भी जन्म दे रही है औसतन। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये 1.6 है, किसी का 1.8 है। अलग अलग राज्य का अगर रेशियो अगर देखा जाए तो उनका 1.6 के आसपास बैठता है, जो कि जनसंख्या कम होने की ओर इशारा करता है। अगर हमें जनसंख्या बराबर रखनी है, आज जैसे 145 करोड़ है और 145 करोड़ ही हमें जनसंख्या अपनी रखनी है, तो हमें पर जो फर्टिलिटी रेट है, जो उसका रेशियो रहेगा वो 2.1 रहेगा। क्योंकि अब लोग कहेंगे कि 2.1 कैसे हो सकता है भाई, एक औरत 2.1 बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? तो कुछ औरतें बच्चों को जन्म नहीं देती, कुछ देना नहीं चाहती हैं। तो इस प्रकार से उसका रेशियो जो बन गया था, औसत आता है वो 2.1 होता है, या बच्चे जन्म होते ही किसी कारण बस किसी बीमारी से खत्म हो जाते हैं। इस तरह से अगर जनसंख्या सीमित रखनी है, अगर इससे ऊपर जाएगा रेशियो तो जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर इससे कम आएगा तो जनसंख्या घटेगी। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इनका कहना है कि भाई परिसीमन होगा वो तो जनसंख्या के आधार पर होगा। जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा संसद में, और जिसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा तो भैया ये आंकड़ों का खेल है। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र है। यहाँ भीड़ तंत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज को कि यहाँ लोगों की दिमाग को नहीं देखा जाता है, यहाँ सिरों को काउंट किया जाता है कि जिसके ज्यादा सिर उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की लखनऊ से होकर गुजरता है, क्योंकि लखनऊ की 80 वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा किसी राज्य की अगर वो है तो उत्तर प्रदेश की। इसके बाद हमारे बिहार हो गए, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, ये बहुत ज्यादा जनसंख्या रखने वाले ये राज्य हैं, और इनको बीमारू राज्य भी कहा जाता है इनकी दृष्टि से, क्योंकि ये संपन्न राज्य, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दक्षिण भारत के 4-5 राज्यों के संपन्न राज्य है। ये कहते हैं कि हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है। हम अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमने कंट्रोल किया है तो ये हमने भाई अपने उससे किया है, तो इसमें हमारी ये गलती थोड़ी है कि हम आर्थिक रूप से अगर मजबूत हैं और हम हमारे पास सिर्फ उतने नहीं है काउंट करने के लिए, तो हमारा प्रतिदिन कम हो जाएगा। क्योंकि संसद आंकड़ों का खेल है, जिसके पास आंकड़े रहेंगे वो पावर में रहेगा। ये मामला इसलिए चंद्रबाबू नायडू कहते दिख रहे हैं कि बच्चे 2 या 2 से ज्यादा पैदा करो भैया, इससे कम नहीं होने वाले। एक चीज और होती है, अगर हम बात करें कि स्थितियां कैसी बनती हैं, स्थितियां बनती हैं तो जनसंख्या के आधार पर अगर लोकतंत्र निर्धारित होने लगे तो वो लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज्यादा साबित होगा। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब देखो, कहने वालों के लिए कुछ भी है, तर्क कहीं भी कुतर्क के रूप में ढूंढ लिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं उनके बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और दम भी है। और ये चीज मुझे लगता है भविष्य में ये सुप्रीम कोर्ट में ये दक्षिण भारत के राज्य गुजरात अथवा महाराष्ट्र लेके जरूर जाएंगे कि जो परिसीमन है वो केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसका आधार आर्थिक भी होना चाहिए। ये बात तो सही है। क्योंकि अब कई लोग ये सोचने लगे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं,
अब जिन लोगों ने संपन्नता देखी ही नहीं है, या शिक्षा से उनका या व्यवस्था से कोई संबंध ही नहीं रहा है, और जिन जिन लोगों ने उनको उनको क्रियान्वयन किया है वो टैक्स दे रहे हैं, तो उनको चूंकि सोचना ही पड़ेगा कि हम भाई क्यों कमाएं, हम कमा कमा के क्या इन लोगों को ही देते रहे। ठीक है, चीजें कहाँ रुकती हैं जाके। अब जैसे हम बात करें देशों की, तो हमने देश देखे जापान और कोरिया को अगर हम देखें, तो जापान और कोरिया में स्थिति ये बनी हुई है कि वहां सब्सिडी दे रहे हैं बच्चे पैदा करने पे, क्योंकि उन्हें को पता है कि अगर हमने आज अगर बच्चे पैदा नहीं किए तो समस्या क्या होगी कि देश ही खत्म हो जाएगा। देश खत्म होने के उसके बाद श्रम शक्ति ही नहीं बचेगी। अगर दक्षिण कोरिया और जापान की बात करें तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है लगातार, क्योंकि इन संपन्नता में रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बनने के लिए ये आगे तो निकल गए, विकसित भी हो गए, लेकिन ये बच्चे पैदा करना भूल गए। जब बच्चे पैदा करना भूल गए तो जनसंख्या भी कम होने लगी तो स्थिति ये आ गई कि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। अब भारत में भी भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत के पास भी बुजुर्गों की जनसंख्या कम नहीं है। आज के समय में अगर देखा जाए तो 8 पॉइंट कुछ % का मामला है जो कि भारत में बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन इसके आंकड़े और भयावह होने वाले हैं, स्थिति और भयावह होने वाली है। अगर बात करें कि जापान और कोरिया बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जनसंख्या पे अब उन्होंने थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया है, सब्सिडी दे रहे हैं, सरकारी छुट्टी भी दे रहे हैं, शादी पे छुट्टी भी दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए स्पेशल छुट्टी दे रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को या कारगर हो जो भी श्रमिक वगैरह है, ये सब चीजें वो अपना रहे हैं क्योंकि उनको जनसंख्या बढ़ानी है। इसके अलावा अगर बात करें विशिष्ट समुदाय की, कि देश के लिए हम किसी समुदाय की बात करें, जैसे हिंदू की बात कर लेते हैं पहले, कि देश के लिए हिंदू ने सोचा कि देश की जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। 1945 से 2015 तक की अगर 65 साल की बात करें तो डाटा क्या बोलता है, अभी मैंने उस पर भी सेशन लिया था। डाटा बोलता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसकी आबादी 46% बढ़ी है। ठीक, इसके अलावा जो हिंदू आबादी है वो 7% घटी है। ये 46% बढ़ी है, ये 7% घटी है। ठीक है, ऐसा क्यों? एक समुदाय धड़ाधड़ जो अंधाधुंध बच्चे पैदा किए जा रहा है, एक समुदाय जो सोचता है देश के बारे में कि हमें जनसंख्या सीमित रखनी है, कम रखनी है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वक्त संघर्ष की ओर इशारा करती है, जो कि जैसे हमने बांग्लादेश में अभी देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बुजुर्गों की जो जनसंख्या है जापान में अभी वर्तमान में 20% और भारत में 8% है, वो जाके कहाँ रुकेगी? अगर इसकी बात करें तो मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण भारत में चूंकि बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और जो युवा आबादी है वो लगातार घट रही है। समस्या ये है। ठीक है, उसने चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिए उनमें बहुत सी चीजें उन्होंने ये भी मेंशन की है, उन्होंने उदाहरण भी दिए उन गांवों के जहां पर बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है। क्योंकि बुजुर्गों की आबादी ज्यादा होने का मतलब ये कि जहां अगर बच्चे नहीं होंगे तो बुजुर्ग वहां पे अपना सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छी कंपनी बच्चों से मिलती है बुजुर्गों को। ठीक है, ये वृद्धाश्रम तमाम चीजें चलती हैं, वो अलग बात है, मजबूरी का नाम। क्योंकि जब बुजुर्गों की बात आती है तो जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया वगैरह हो गया, यहाँ बुजुर्गों की जनसंख्या 20% से भी अधिक है। वर्तमान की स्थिति ये है। और बुजुर्ग ज्यादा होने का मतलब ये कि जब बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो बुजुर्गों को कंपनी कहाँ से मिलेगी? वृद्धाश्रम वगैरह, वेलफेयर वगैरह देश में तमाम कार्यक्रम चलते हैं ऐसे बुजुर्गों के लिए, लेकिन जो असली सुख होता है, जो कंपनी मिलती है वो बच्चों से मिलती है, जो आपके बचपन से लेकर 15 साल तक के बच्चे को काउंट किया जाता है। इसी प्रकार से अगर प्रत्येक महिला की बात करें, अगर फर्टिलिटी की अगर जनसंख्या सीमित रखनी है तो मैंने वो भी आंकड़े बताए थे आपको कि प्रत्येक महिला को 2.1 बच्चा अगर पैदा करती है, फर्टिलिटी रेट अगर होता है तो जनसंख्या आपकी सीमित रहेगी। इससे ज्यादा अगर जैसे उत्तर भारत की बात करें तो 3 है आज के समय में, तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो 1.80 के आसपास रेशियो रहता है। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, और इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र जो कि विकसित राज्य कह सकते हैं इनको, इनका फर्टिलिटी रेट इस प्रकार का है, किसी का 1.7 है, किसी का 1.8 है, किसी का 1.72 है। ये दक्षिण भारत के राज्यों की कहानी है। इसके अलावा अगर चिंता का विषय ये है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व उसी का होगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी, तो हमारे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह तो नहीं सकते, बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पर विचार जरूर करना चाहिए। तार्किक रूप से हमें निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए कि वास्तव में चंद्रबाबू नायडू के बयान के मायने हैं क्या।
अब वो अगर ये बात कहते हैं कि वास्तव में अगर हमने, यार ये चीज बताओ, अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित करके अपने आप को विकसित कर लिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है। और आंकड़ों का खेल ये है संसद में कि जिसके पास पावर उसी के पास रहेगा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी, जिसके सांसद ज्यादा रहेंगे, तो उसी को लेकर ये थोड़ा सा वर्ग संघर्ष की कहानी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम और आंकड़ों की बात करें थोड़ा सा, कि 2036 तक देश की 34.55% आबादी बुजुर्ग युवा होगी 2036 तक, यानी 35% के आसपास युवा बचेंगे हमारे पास 2036 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अभी वर्तमान में 8% बुजुर्ग हैं, वर्तमान में 2036 तक वो 12% हो जाएंगे। और अगर 2075 तक अगर हम जिंदा रहे, हम लोग जो अभी इस पीढ़ी में, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर 75 तक जिंदा रहे, बुजुर्ग भी हो जाएंगे क्योंकि जब तक, तो इनकी आबादी जो बुजुर्गों की होगी वो 20% के आसपास पहुंच जाएगी, ये आंकड़े हैं। और हर 3 में से चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा भारत में। ये समस्या भारत को भी इसका सामना करना पड़ेगा, जैसे अभी दक्षिण कोरिया, जापान वगैरह कर रहे हैं। वो विकास की रेस में आगे तो निकल गए, बहुत विकसित कर लिया उन्होंने अपने आप को, लेकिन बच्चे पैदा करना भूल गए, अब जाके वो जागे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं फिर से एक लाइन में कहूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट जो लाइन होती है उसको ना सोच के आप ग्रे भी सोच सकते हैं, ग्रे के हिसाब से सोचें, बीच का बीच सोच के अपने आप को तटस्थ रख के थोड़ा सा प्रयास करें कि अंतोगत तो क्या वर्ग संघर्ष की समस्या तो ना बन जाएगी देश में। इस प्रकार से अगर समस्या होगी, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा अभी, उस देश के प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ा, क्योंकि समस्या ये है कि जो हमने आंकड़े बताए थे आपको कि 46% बढ़ना और 7% घटना, ये 65 साल का आंकड़ा कम नहीं होता है। ठीक है, 65 साल का आंकड़ा है ये भारत देश में, कि जो कि 46% कम्युनिटी आबादी बढ़ा रही है, कम्युनिटी 7%। यार ये सोचिए आपके, क्या हमने जिम्मेदारी ली है तो क्या वो देश के नागरिक नहीं, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, क्योंकि आज के समय में देश में हर समय वो कुतर्क करने वाले लोग बैठे रहते हैं। हो सकता है मैं कैटेगराइज हो जाऊं कहने पे, अगर मैं किसी धर्म की बात करूंगा तो धर्म फैला रहे हो, ठीक है, क्षेत्र की बात करूंगा तो क्षेत्रवाद फैला रहे हो, ठीक है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन हम बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसको तटस्थ रख के हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अगर पश्चिमन होता है तो इसका आधार केवल जनसंख्या नहीं होना चाहिए, इसका आर्थिक आधार भी होना चाहिए। तो लास्ट में जब हम बात करेंगे कि और कोई व्यक्ति अगर इसके बारे में कुछ बोलता है तो क्या हमारे जो संघ प्रमुख हैं, हिंदुओं के संघ प्रमुख हैं, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, मोहन भागवत ने पहले ही कहा था इसके बारे में कि धर्म के आधार पर जो जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसको बहुत दिनों तक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको हमें सोचना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा। जहां पर सारी जिम्मेदारी हिंदू उठाए और विशेष धर्म धुआंधार आबादी बढ़ाए, ये चीजें बिल्कुल देश में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देश तरक्की के रास्ते न होकर वर्ग संघर्ष की ओर झुक जाएगा, ये समस्या का कारण बन सकते हैं। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि जो बात चंद्रबाबू नायडू ने उठाई उसको उत्तर दक्षिण की लड़ाई ना मानकर आप निष्पक्ष सोच जरूरी रखें, निष्पक्ष सोच रखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में, सेशन के बारे में, कैसा लगा, अपनी राय वो भी दें, लाइक कर दें। और उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी रहता है चैनल के नीचे, कुछ ही सेकंड मात्र लगने उसको सब्सक्राइब करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जुड़े रहें इसी प्रकार से मेरे साथ। आगे की भी चीजें टॉपिक लेकर मैं बातचीत से आऊंगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।